राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें और अपना आकलन स्वयं करें। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? बेनी प्रवीण को, ग्वाल कवि को, भूषण को या फिर बोधा को? तो शुक्ल जी के अनुसार मतीराम और पद्माकर के समकक्ष ही माना किसको? बताइए जल्दी। आशा करती हूँ आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। ये है बेनी प्रवीण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रसलीन का जो ग्रंथ है वो है अंग दर्पण, इसे सही कर लें, ये दर्पण है। तोष कवि का है सुधा निधि, भिखारी दास का है काव्य रत्नाकर और देव का है कुशल विलास। तो इनमें से 3 रचनाएं सही दी गई हैं, एक गलत है। तो भिखारी दास की काव्य रत्नाकर नहीं है, जबकि रसलीन की अंग दर्पण है, ये सही है। तोष की सुधा निधि है और देव की कुशल विलास है। अगला प्रश्न है, देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका, सुख सागर लहर। तो देव के जो ग्रंथ है उसमें रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया गया है अष्टयाम में। अगला प्रश्न है हमारा, बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निसंक हवे क्यों नहीं, अंक लगा वहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास की, देव की, घनानंद की या नेवाज की? तो ये पंक्तियां लिखने वाले हैं कौन? नेवाज। अगला प्रश्न है 155 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश की छाया अनुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? मतलब मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसका छाया अनुवाद, मतलब उसे देखकर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? काव्य विवेक, काव्य निर्णय, ये ऑप्शन थोड़ा स्वाद नहीं है, रस का रहस्य आएगा, रस रहस्य। यहाँ पे आप रस लिख लें, ये रस रहस्य होगा। और एक है जगत विनोद। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसे उसका छाया अनुवाद माना है? तो वो रस रहस्य ही है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? महाराज शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, महाराज प्रताप सिंह ने या रुद्र सिंह सोलंकी ने? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि देने वाले थे कौन? रुद्र सिंह सोलंकी। अगला प्रश्न है, द्वै वनमाल हिये लगिए अरुद्वय मुरली अधरा रस पीजे। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, मतीराम की, पद्माकर की या द्विजदेव की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? बताइए जल्दी। मतीराम की। अगला प्रश्न है हमारा, रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण, नायिका भेद, रस विवेचन या फिर ये सभी? तो रसिक मोहन जो ग्रंथ है उसका वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण। रसिक मोहन के रचयिता कवि का नाम बताइए। रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, गिरधरदास या बेनी प्रवीण? तो रसिक मोहन के जो रचयिता हैं वो हैं रघुनाथ बंदीजन। अगला प्रश्न है 160 नंबर, तुलसी भूषण के रचनाकार कौन हैं? तुलसी भूषण जो रचना है वो किसने लिखी? रघुनाथ ने, दूल्हे ने, रसरूप ने या फिर ग्वाल कवि ने?
तो तुलसी भूषण लिखने वाले थे रसरूप। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? तुलसीदास के जो ग्रंथ हैं उनसे उदाहरण छांटकर किस अलंकार में दिए गए हैं? किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए? तुलसी भूषण, भाषा भूषण, काव्य विवेक या फिर रामचंद्र कंठाभरण। तो वो ग्रंथ है कौन सा? तुलसी भूषण। अगला प्रश्न है, रस दर्पण के रचयिता का नाम बताइए। नागरीदास, गिरधरदास, सेवादास या गोप। तो रस दर्पण के रचयिता का नाम है क्या? बताइए। ये है सेवादास। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? सेवादास की, हठी जी की, बेनी प्रवीण की या जसवंत सिंह की? रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? तो ये रचना है सेवादास की। व्रत विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? सेवादास ने, सुखदेव मिश्र ने, मतीराम ने या फिर देव ने? बताइए। तो व्रत विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ लिखने वाले हैं सुखदेव मिश्र। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्र भरण या इनमें से कोई नहीं? तो राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है वाणी भूषण। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्रत तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। व्रत तरंगिणी के लेखक सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही या फिर राम सहाय? तो व्रत तरंगिणी के लेखक हैं राम सहाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रंथ तथा उनके कवि का कौन सा विकल्प गलत है? कवित रत्नाकर सेनापति, रसराज बोधा, वाणी भूषण राम सहाय, इश्कनामा बोधा। एक रचना गलत है, बाकी सही है। बताइए। कवित रत्नाकर लिखी सेनापति ने, सही है। इश्कनामा लिखी बोधा ने, ये भी सही है। वाणी भूषण राम सहाय की रचना है, लेकिन रसराज बोधा की नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति काल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा के, दतिया के, ओरछा के या उज्जैन के? तो महाराज विश्वनाथ सिंह थे कहाँ के? रीवा के राजा। ये गुजरात में स्थान पड़ता है रीवा, वहाँ के। रीति काल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे? सरजू राय पंडित, मधुसूदन, रामप्रिया शरण या कृपा निवास? बताइए। रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले थे कौन? मधुसूदन। एक 170 नंबर का प्रश्न है, बणी ठणी जी किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी? सेवादास की, नागरीदास की, आलम की या बोधा की? तो ये थी किसकी? नागरीदास की पत्नी। ब्रजविलास के रचयिता कवि कौन है? नागरीदास, सेवादास, ब्रजवासीदास या गुमान मिश्र? तो ब्रजविलास के रचयिता कवि हैं ब्रजवासीदास।
अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? भगवत रसिक, बणी ठणी, हित वृंदावन दास या पीताम्बर दास? अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता पूछे हैं तो ये हैं भगवत रसिक। अगला प्रश्न है, अन्योक्ति कल्पद्रुम की रचना करने वाले कवि कौन हैं? गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, प्रताप शाही या फिर भिखारी दास? अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचना करने वाले हैं दीनदयाल गिरी। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि महाराज शिवाजी का पुत्र था? नृपशंभु, रसलीन, वृंद या फिर सबल सिंह? तो इनमें से महाराज शिवाजी का पुत्र पूछा गया है, तो ये थे नृपशंभु। ऑप्शन सही हो जाएगा। 175 नंबर का प्रश्न है, अनूप शहर का रहने वाला कवि इनमें से कौन सा था? देव, सेनापति, घनानंद या फिर पद्माकर? तो ये अनूप शहर के रहने वाले थे सेनापति। 176 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शायस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा? जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण या फिर मतीराम? बताइए। तो ये थे जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? 150, 200, 212 या फिर 220? तो भाषा भूषण में दोहों की संख्या है कितनी? 212 दोहे। मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? चांदनी का, काव्य प्रकाश का, कुवलयानंद का या अलंकार सर्वस्व का? मतीराम कृत ललित ललाम पर कुवलयानंद जो ग्रंथ है उसका प्रभाव है। अगला प्रश्न है, पद्माभरण की रचना कब की गई? 1810 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में? तो पद्माभरण की रचना हुई थी कब? 1810 ईस्वी में। 180 नंबर का प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या आचार्य शुक्ल ने? अलंकृत नाम देने वाले थे कौन? मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाही, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, मतीराम की, रसलीन की या फिर वृंद की? भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाही, ये पंक्ति है वृंद कवि की। 182 नंबर का प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? बिहारी की, रत्नाकर पांडे की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो बिहारी रत्नाकर रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला प्रश्न है, रीति काल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? पद्माकर को, सेनापति को, मतीराम को या फिर जसवंत सिंह को? नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है किसे? सेनापति को। अगला प्रश्न है, महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? सबल सिंह ने, रसनिधि ने, ग्वाल कवि ने या फिर पद्माकर ने? महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद करने वाले थे कौन? ये थे सबल सिंह। 185 नंबर का प्रश्न है, पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? 250, 400, 600
या फिर 731? तो जगत विनोद में कुल छंदों की संख्या पूछी है तो ये है 731 छंद। 186 नंबर का प्रश्न है, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? घनानंद को, बिहारी को, सेनापति में बिहारी के समकक्ष कोई रचना नहीं है, या फिर पद्माकर? इसमें केवल सेनापति होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा से काट दें। तो बताइए किसे दी गई थी काली पहाड़ी नामक ग्राम? ये दिया गया था बिहारी को, ये थे जयपुर के राजा ने दिया था। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? विटरनिट्स का, ग्रियर्सन का, आचार्य शुक्ल का, या डॉक्टर नगेंद्र का? तो यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन है किसका? ग्रियर्सन का। 188 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? मतलब किन्हीं 3 आचार्यों ने तो अलंकार ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन एक ने नहीं लिखा। तो पद्माकर हैं, जसवंत सिंह है, भूषण है, या फिर बिहारी हैं? तो अलंकार ग्रंथ लिखने वाले पद्माकर भी हैं, जसवंत सिंह भी हैं, भूषण भी हैं, लेकिन बिहारी ने कोई भी अलंकार ग्रंथ नहीं लिखा है। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो कि अलंकार ग्रंथ नहीं है। यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताया करें, और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सही समय पर मिल सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। घनानंद के विषय में ये जो पंक्तियां हैं, उक्ति हैं, ये किसने कही? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मनोहर लाल गौड़ ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर आचार्य शुक्ल ने? तो ये कहने वाले थे आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, बैनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? बिहारी के, घनानंद के, मतीराम के, या फिर देव के? तो बैनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने बताया है किसके समकक्ष? मतीराम के समकक्ष। 191 नंबर का प्रश्न है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारीदास, नागरीदास, भूषण, या फिर बैनी प्रवीण? बताइए। सर्वांग निरूपक कवि पूछा गया है तो वो है भिखारीदास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? कृष्ण कवि ने, सुरति मिश्र ने, रत्नाकर ने, या भगवान दीन ने? तो अमर चंद्रिका टीका लिखी थी किसने? सुरति मिश्र ने। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे कद मेहंदी लगी नंदलाल प्यारे, लट उर्जी नक बेसर संभारी दे, यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, सेनापति की, आलम की, या फिर कालिदास त्रिवेदी की? मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नक बेसर संभारी दे, ये पंक्तियाँ लिखी हैं कालिदास त्रिवेदी ने।
ये जो पंक्तियाँ हैं इसी के ऊपर एक गाना भी मुझे ध्यान आ रहा है, वो काफ़ी सुना है हमने पहले। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। शायद ये इन्हीं पंक्तियों के ऊपर ये गाना बनाया गया होगा। अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? सोमनाथ, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या फिर नेवाज? रस रहस्य के रचयिता पूछे हैं, ये हैं कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है, तमकते लाल मुख सिवा को निरख भयो, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण की, मतीराम की, केशव की या फिर चिंतामणि की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? भूषण की। 5 प्रश्न और रह गए हैं हमारे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इन्हें भी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? भूषण, पद्माकर, सेनापति या फिर केशव? शिवाजी और छत्रसाल की जो वीरता का वर्णन है उसे कोई झूठा या फिर कोई खुशामद नहीं कह सकता, ये कहा गया है भूषण के बारे में, क्योंकि भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल इन दोनों के आश्रय में रहकर अपनी रचनाएं लिखी थी, उसी के ऊपर ये कथन कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने भूषण का जन्मकाल क्या माना है? 1613 ईस्वी, 1623 ईस्वी, 1633 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, भूषण का जन्मकाल कब का है? इनका समय है 1613 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? केशव की, पद्माकर की, मतीराम की या फिर सेनापति की? बताइए। आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़े हंस के नाई, ये पंक्ति है मतीराम की। नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूदन, मंडन, ग्वाल कवि या फिर द्विजदेव? तो नैन पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं मंडन कवि। आखिरी प्रश्न है हमारा, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे। यह कथन बिहारी के संबंध में किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, आचार्य शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल का। इसके बारे में? बिहारी के बारे में, कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ये शुक्ल का कथन है। तो हमारे ये 200 प्रश्न पूरे होते हैं। ये हमारा चौथा वीडियो था दोस्तों। रीतिकाल से संबंधित लगभग 3 वीडियो और आएंगे जिनमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये कमेंट करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजकर मुझे थोड़ा सा उत्साह करें मेरा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।